सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो ऑलमोस्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था कि कैसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर रेडियस रेशियो के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, कैसे हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर हम फाइंड आउट करते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा हुआ था आपके पास कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर को इफेक्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर, हमने वो भी सारा पढ़ा हुआ था। अब हमारे पास एक अच्छा सा टॉपिक आता है जहाँ से आपकी न्यूमेरिकल फ्रेम की जाती है, और ये फैक्ट है एक न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का आपका हर बार बोर्ड में पूछा जाता है। तो यदि आपको न्यूमेरिकल पर पोर्शन अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो यू हैव टू जस्ट वर्क ऑन इट एज वेल एज सारे ऑलमोस्ट जितने टाइप से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं सबका हम एक क्वेश्चन कराएंगे। एज वेल एज हम आपके पास एक PDF भी आपको प्रोवाइड कराएंगे जिसमें नोट्स जो होंगे लेक्चर के नोट्स के साथ साथ आपके पास वहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे विथ आंसर्स, सो आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। यस, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। क्लियर? कि जो यूनिट सेल है हमारे पास उसकी हमको डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। क्लियर? लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास कि डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। अब हमने ये तो पढ़ा हुआ था कि यूनिट सेल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि एक बहुत बड़ा क्रिस्टल होता है। अब उस क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे आपके पास यूनिट सेल्स होते हैं। यदि हम इसको एक छोटे से तरीके से समझें तो सपोज करो हमने बोल दिया है कि एलिमेंट है। अब उस एलिमेंट के अंदर बहुत सारे यूनिट सेल्स हैं। अब यूनिट सेल्स जब हमारे पास होते हैं तो उसमें भी आपके पास एक छोटे छोटे एटम्स होते हैं। तो हमने बोला था कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जिसको हमने बोला था जेड। कुछ याद आ रहा है? हमने बोला था इसको हम प्रीवियस जब आगे आपके पास टॉपिक आएगा वहाँ पर हम यूज करेंगे इसको जेड को। हमने बताया था कि सिंपल क्यूबिक के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए जेड की वैल्यू 2 होती है, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए जेड की वैल्यू 3 होती है। तो आज हम इस टॉपिक को थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे। हम आपको बताएंगे कि SCP में कितनी होती है। फिर हम आपको बताएंगे कॉम्पिटिशन JEE मेन का क्वेश्चन दैट इज डायमंड में आपके पास जेड की वैल्यू क्या होती है। क्लियर? तो यदि हमको किसी की भी ऑलमोस्ट डेंसिटी निकालनी है तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक आपने पढ़ा हुआ है कि भाई हमारे पास मास कर दो अपॉन वॉल्यूम कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे पास, है ना? कि भाई यूनिट सेल की यदि आपको डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो व्हाट इज द मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाई व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सो हम लेट कर ले यहाँ पर, लेट एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल बी ए। क्लियर? क्या हमने लेट कर लिया हमारे पास कि जो यूनिट सेल हमारे पास है उसकी जो एज लेंथ है वो क्या है हमारे पास ए, और यदि इसको हम बोले तो हमने 8 सेंटीमीटर लेट कर लिया। ठीक है? तो यदि यहाँ से हम आपके पास बोलें कि फिर आपके पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो अब क्योंकि हमने आपके पास वॉल्यूम जो यूनिट सेल है वो आपका कैसा लेट किया है, क्यूबिक, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास यहाँ पर आप लिख सकते हो क्यूबिक। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ए क्यूब। तो हम कह सकते हैं आपके पास कि ये हो जाएगा आपके पास ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब डिनोमिनेटर तो आपके पास आ गया, तो वॉल्यूम विल बी ए क्यूब। अब बात आती है मास की, तो यहाँ पर लेट कर लें हमारे पास, लेट द जेड नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एंड मास ऑफ ईच एटम बी m ग्राम। कि मतलब हर एक एटम का मास हमारे पास कितना है, m ग्राम, और टोटल जो आपके पास यूनिट सेल है उस यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने, जेड। अभी हमने यही तो बताया आपको कि यूनिट सेल के अंदर एटम्स होते हैं। यदि क्यूबिक है तो 1 होगा, यदि आपके पास ऑलमोस्ट यस सिंपल क्यूबिक है तो 1, BCC 2, तो FCC आपका 4। तो यहाँ से आपके पास हर एक एटम का मास हो गया m। तो हम यहाँ से यदि फाइंड आउट करना चाहें कि टोटल मास ऑफ यूनिट सेल, टोटल मास ऑफ यूनिट सेल, तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स क्या है, जेड, और एक का मास कितना है, m। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, जेड m। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? नो प्रॉब्लम। अब आप देखना हमारे पास क्या हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि यदि आपके पास सपोज करो मोलर मास आपके पास दिया गया है और मोलर मास को हम डिवाइड करा दें किससे, मोल्स से, या फिर आप ये समझ लो कि यदि हमारे पास बात कर दी जाए फॉर 1 मोल, है ना, तो 1 मोल में आपके पास कितने एटम्स होते हैं, n एटम्स होते हैं, और उन n एटम्स का मास कितना होता है, m। कहने का मतलब कि जो आपके पास उसका मोलर मास होगा वही उन टोटल n एटम्स का मास होता है। ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना कि जैसे सपोज करो 6 ग्राम कार्बन है, 12 ग्राम कार्बन है, तो अब ध्यान समझना 12 ग्राम कार्बन बोल दो या 1 मोल कार्बन बोल दो, है ना, 1 मोल कार्बन या फिर 12 ग्राम कार्बन, इस पूरे का मास हमारे पास
ये जो जितने एटम्स कैरी करेगा वो होंगे n एटम्स। कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि यदि हमारे पास n एटम्स हैं किसके, कार्बन के, तो उन पूरे n एटम्स का मास कितना होगा हमारे पास, 12 ग्राम। और 12 ग्राम का मतलब ही तो होता है हमारे पास कि 1 मोल कार्बन। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास कि डैट मीन्स यदि कोई भी क्वांटिटी 1 मोल है तो 1 मोल का मतलब n एटम्स है, और यदि हम उसको मास के टर्म्स में निकालें तो जो उसका मोलर मास है वही आपका n एटम्स का मास है टोटल। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास। सो डैट इज अगेन यहाँ पर हम ये क्वांटिटी लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, स्टार मार्क करके इसको लिखना है कि फॉर 1 मोल जो n एटम्स होते हैं और उनका मास होता है कितना, m। तो यदि हम एक एटम का निकालना चाहें यहाँ से मास ऑफ 1 एटम, तो अब ध्यान समझना आप, n एटम्स का मास, Na का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि ये एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर है ना। तो इस पूरे एटम्स का जो मास है वो कितना है हमारे पास, कैपिटल M। तो यदि हमको फाइंड आउट करना है कि एक एटम का कितना होगा, तो टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, Na, तो Na से हमने डिवाइड करा दिया M में, तो हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ 1 एटम। अब यहाँ पर आप M की वैल्यू पुट आउट कर सकते हो। तो यहाँ से आपके पास M की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, M की वैल्यू लिख सकते हो आप M/Na। क्लियर। तो अब आप यदि डेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हो तो देख लो आप, डेंसिटी में आपने टोटल मास कितना लिख दिया यूनिट सेल का, Zm, वॉल्यूम क्या लिख दिया, A3, जहाँ पर आप M की जगह क्या लिख सकते हो, M/Na, और A3 पहले से था। तो ये हमारे पास हो जाता है पूरा का पूरा फॉर्मूला। बात समझ में आ रही क्या, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कितना, Zm/A3Na। क्लियर। अब यहाँ से यदि हम इसका एक स्पेशल केस पढ़ लें, है ना, स्पेशल केस, तो देखिएगा ज़रा हमारे पास स्पेशल केस कुछ ऐसा है, ये आपके पास क्वेश्चन को सॉर्ट करने का तरीका है कि हम क्वेश्चन को सॉर्ट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, इफ़ एज लेंथ इज इन pm देन, अब देखो यदि एज लेंथ pm में है तो हम कह सकते हैं कि आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इतना मीटर, क्योंकि pm का मतलब क्या होता है, पिकोमीटर, पिकोमीटर ही तो होता है हमारे पास, स्मॉल p स्मॉल m। तो ये हमारे पास जो इतना pm है, इसका मतलब हमारे पास इतनी एज लेंथ दी गई है, a इंटू 10⁻12, क्योंकि एक पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻2 का मल्टीप्लाई करा दें, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि a इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। अब वही वैल्यू यहाँ रख दो, आप देख लो जरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, Zm/, अब a यहाँ पर लिख दिया, क्या हो जाएगा, A3, तो मतलब इस पूरे का क्यूब करोगे आप, क्योंकि एज लेंथ तो अब इतनी होगी ना, जब पिकोमीटर में दी गई हमारे पास एज लेंथ, तब हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसका क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, A3, और ये क्या आ जाएगा 10⁻30 और मल्टीप्लाइड बाई Na। और फिर आपको पता है कि 10⁻30 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻+30। क्लियर। तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला। तो ये था सेकंड फॉर्मूला। तो याद रखना हमारे पास इस केस में आपके पास A इज इन pm, मतलब हम ये इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि क्या होता है ना कि क्वेश्चंस में आपका जो एज लेंथ आएगी वो पिकोमीटर में दी गई होगी मोस्टली क्वेश्चंस में, तो आपको पहले उसको कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, फिर उसका क्यूब कराओ। तो डायरेक्टली ये है कि आप उसका फॉर्मूला लिख दो। यदि सपोज करो दी गई 20 pm, तो 20 pm का मतलब A3 कर दो 20 क्यूब, और उस pm को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला उसी का है। बात समझ में आ रही है। डेंसिटी जो यहाँ से निकल करके आएगी, उस डेंसिटी की जो यूनिट होगी वो होगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कोई प्रॉब्लम हमारे पास, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो डेंसिटी कैसे निकाली हमने, फॉर्मूला हमने Zm/A3Na, वेयर Z इज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, M इज द मोलर मास, एज वेल एज A इज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, and the last one Na is the Avogadro number, that is 6.022 into 10⁻23, right, clear। as well as यदि A आपका pm में है, so you have to multiply by 10⁻30 on the numerator side, and that will be the same condition, clear। so यहाँ से आपके पास इतना पोर्शन आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं जरा, तो अब हम इसको करने से पहले ऑलमोस्ट कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पे वर्क कर लेते हैं, जरा देखते हैं जरा क्या कंडीशन है हमारे पास। तो जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम आपके पास डिस्टेंस, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा आपके पास रेडियस। हमें दो ही चीज़ों से वर्कआउट करना होता है, केवल डिस्टेंस और रेडियस से। तो यदि हमारे पास लिखा हुआ है सिंपल क्यूबिक, है ना, क्या है हमारे पास
सिंपल क्यूबिक, तो वहाँ पर जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी हमारे पास a, और रेडियस क्या हो जाएगी a/2। यदि हमारे पास बोला गया BCC तो क्या हो जाएगा हमारे पास √3/2a, और ये हो जाएगा आपके पास √3/4a। यदि हमारे पास लिखा हुआ है FCC तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा a/√2, और ये हो जाएगा हमारे पास a/2√2। तो इतना तो हमें वर्कआउट करना था, जहाँ पर a क्या है आपके पास, a है एज लेंथ, वेयर a इज एज लेंथ। क्लियर? ये आपके पास क्वेश्चंस में काफ़ी यूज होगा। दूसरा हमारे पास ये भी काफ़ी यूज होगा, ये वो चीज़ें हैं जो आपके पास क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। जैसे आपका सिंपल क्यूबिक है तो z की वैल्यू क्या होगी 1, वेयर z क्या है, z है नंबर ऑफ एटम्स। ये प्रीवियस लेक्चर्स में सारा पढ़ चुके हैं, फिर से आपको हम एक बार रिकॉल करा रहे हैं, पर यूनिट सेल। यदि आपके पास बॉडी सेंटर्ड है तो 2 हो जाएगा, यदि फेस सेंटर्ड है तो आपके पास 4 हो जाएगा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम आते हैं, बात करते हैं, देखिएगा जब हमने आपके पास पढ़ा था क्या पैकिंग, शायद आपको याद हो, पैकिंग में हमने 2 टाइप की पैकिंग पढ़ी थी 3D में, जब थर्ड लेयर फॉर्म करी थी, याद हो? शायद नहीं याद है तो आपने लेक्चर नहीं देखा हुआ तो आप देख सकते हो, उसको सारा डिस्क्रिप्शन में डिटेल में दिया गया होगा। यदि नहीं आपको पहले से आता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे पास। क्लियर? टॉपिक आना चाहिए, जरूरी नहीं कि आप हमारी वीडियो देखो। खैर, तो यहाँ पर देखिए जरा कंडीशन क्या है। अब यदि हम बात करें आपके पास किसकी, जो 3 डायमेंशनल पैकिंग थी, तो वहाँ पर 2 टाइप की पैकिंग हो रही थी हमारे पास। एक तो AB टाइप थी हमारे पास, है ना, और एक कौन सी थी हमारे पास, ABC वाली टाइप। तो हमने बोला था कि जो ABC होता है उसी को बोलते हैं क्या CCP, या फिर इसी को बोल देते हैं हम आपके पास FCC। लेकिन जो AB टाइप होता है उसको हम क्या बोलते हैं SCP। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा ये आपके पास FCC के लिए भी है और CCP के लिए भी है। यदि हमारे पास FCC है तो भी आपके पास z की वैल्यू 4 होगी, और यदि क्वेश्चन में बोला CCP है लेटिस तो भी आपके पास z की वैल्यू 4 होगी। BCC है तो 2 होगी, सिंपल क्यूबिक है तो हमारे पास 1 होगी। लेकिन यदि उसने बोल दिया SCP है तो हमारे पास z की वैल्यू कितनी हो जाती है, z की वैल्यू हो जाती है 6। किस केस में? SCP के केस में। क्लियर? अब ऐसा क्यों होता है, इसका स्ट्रक्चर देख लो आप। अब इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो तो आप देख रहे हो कि ऊपर हमारे पास 6 है, ऊपर 6 एटम्स हैं, नीचे 6 एटम्स हैं, और 3 एटम्स आपके बॉडी सेंटर में है। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? तो ये जो ऊपर के 6 एटम्स हैं, जैसे हमने पढ़ा हुआ है आपके पास किसमें, क्यूबिक में, इन सारे केसेज में हमने पढ़ा हुआ है कि जो 8 एटम्स कॉर्नर पे होते हैं, हर एक एटम 1/8 पार्ट कॉन्ट्रीब्यूट करता है हमारे पास किस पे, जो हमारे पास एटम होता है। बात समझ में आ रही है हमारे पास? क्लियर है कि मतलब यदि हमारे पास एक क्यूब बना हुआ है, ये हमारे पास क्यूब बना हुआ है, ये हम पढ़ चुके हैं, यदि आपने देखे होंगे वीडियोस तो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमने बोला हुआ था कि यहाँ पर जो आपके पास एटम्स होते हैं, तो जैसे आपके पास एक एटम रखा हुआ है यहाँ पर कॉर्नर पे, तो अब आप सोचो कि पूरा का पूरा एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है यूनिट सेल को, तो हमने बताया था कि पूरा का पूरा एटम यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट नहीं करता है, इसका 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। ऐसे ही हमारे पास जो इस फिगर में 6 कॉर्नर्स ऊपर हैं, 6 कॉर्नर्स नीचे हैं, तो हर एक एटम 6 यूनिट सेल्स के थ्रू शेयर्ड होता है। तो कहने का मतलब यदि हम ये बोलें कि एक एटम जो कॉर्नर पे है वो कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है 1/6, क्योंकि 6 यूनिट सेल से घिरा हुआ है तो 1/6 हो जाएगा। तो टोटल 6 नीचे 6 ऊपर, तो मतलब टोटल आपके पास क्या हो जाएगा 12 × 1/6। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम हमारे पास कि भाई इससे लॉजिक हमारे पास ये निकल के आ गया सीधा सा कि भाई 12 हमारे पास हो गए कहाँ पर, कॉर्नर्स पे, और मल्टीप्लाई करा दिया किससे हमने 1/6 से, क्योंकि एक हमारे पास किसके थ्रू शेयर रहता है 6 के थ्रू, प्लस 3 आपके पास कहाँ पर आ रहे हैं, बॉडी सेंटर्ड पे, ये हमारे पास क्या है BCC, सॉरी यहाँ पर आपके पास 5 होगा, तो ये हमारे पास ऐड होकर के टोटल आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है 5। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? क्लियर है? तो इस केस में आप क्या देख पा रहे होगे कि हमारे पास z की वैल्यू 5 कैसे हो गई, उसका सीधा सा लॉजिक हमारे पास यही था। अच्छा, यहाँ पर आप समझिएगा ये 5 नहीं आपके पास 6 ही होगा। अब इसको तो बीच वाले तो देखना भूल ही गए आप, वो देखो फेस में भी दिख रहे हैं आपके पास 6 आपके पास दिख रहे हैं कॉर्नर पे, और 6 दिख रहा है नीचे। टोटल आपके पास कितने दिख रहे हैं 12 दिख रहे हैं, तो 12 से आपके पास क्या होगा 12 × 1/6। क्लियर? 3 होते हैं बॉडी सेंटर्ड वाले, तो 3 तो बॉडी सेंटर्ड में तो हमने पढ़ा ही हुआ था। इस केस में शायद आपको याद हो कॉर्नर से 1 मिला था, सेंटर पे 1 था, टोटल आपके पास 2 हो गए थे। तो वही लॉजिक यहाँ पर भी कि बॉडी सेंटर्ड में 3 होते हैं, तो डैट इज अगेन 3 पूरे कंट्रीब्यूट करते हैं यूनिट सेल को। अब एक ऊपर देख रहे हो एक नीचे देख रहे हो, ये बीच में आ रहे हैं, और हमने पढ़ा हुआ था कि फेस का जो आपका एटम होता है वो 2 यूनिट सेल्स के थ्रू अटैच होता है। कहने का मतलब कि उसका हाफ पार्ट आपका कंट्रीब्यूशन होता है। तो 2 एटम्स जो हमारे पास हैं यहाँ पर, उसका हाफ पोर्शन यदि हम कंट्रीब्यूट करेंगे तो टोटल हमारे पास देखो यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से 2, तो क्या आ गया हमारे पास 6। क्लियर? बात समझ में आ गई हमारे पास?
तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि यदि आपके पास सिंपल क्यूबिक है तो 1, बॉडी सेंटर्ड है तो 2, यदि फेस सेंटर्ड है तो 4, सीसीपी है तो 4, यदि आपका एससीपी है तो 6, और लास्ट होता है डायमंड। ये आपका कॉम्पिटिशन में मेन से पूछा गया है, डायमंड। अब आप देख लो जरा इसका फिगर हमारे पास, ये फिगर इसका देखिएगा हमारे पास बहुत अच्छा सा हमारे पास। अब इस केस में आप देख पा रहे होंगे कि टोटल जो आपके पास एटम्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये ब्लू वाले दिख रहे हैं आपको, है ना। अब ये ब्लू वाले कितने दिख रहे हैं आपको, 4 ऊपर हो गए, 4 4 8 हो गए, और 8 के बाद हमारे पास, क्लियर। तो मतलब यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि ये पूरा आपके पास एक एफसीसी लाइक स्ट्रक्चर होता है, एफसीसी लाइक। एफसीसी में क्या होता है, सिंपल सा कि 8 हो गए कॉर्नर्स पे, 1/8 कंट्रीब्यूट होता है, उसके बाद 6 हो गए सेंटर पे। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पर आपके पास 4 एटम्स एक्स्ट्रा होते हैं जो टेट्राहेड्रल वर्ड को कंप्लीट करते हैं, जो स्काई ब्लू की फॉर्म में आपको दिख रहे होंगे, क्लियर। जो आपके पास ब्लू वाले दिख रहे हैं वो तो सराउंडिंग हो गए, क्लियर। अब उसके बाद आपके पास जो स्काई ब्लू वाले हैं, स्काई ब्लू वाले हमारे पास टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कंप्लीट करते हैं, और पूरा का पूरा एटम आपका कंट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ तक तो आपका वो कैसा वर्क किया, एफसीसी का। और ये 4 टेट्राहेड्रल वर्ड्स को फिल करने के लिए एटम्स उसमें एक्स्ट्रा अटैच किए जाते हैं यूनिट सेल में डायमंड की। तो दैट इज द रीजन कि जो डायमंड होता है हमारे पास, उस केस में जेड की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 8। कैसे हो गई वो आप देख सकते हो, 1, फिर यहाँ से आपके पास 3, तो 1 3 4 4 8। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट, क्लियर। अब हम आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे। ओके, खैर देखिएगा जरा हमारे पास न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखिएगा आपके पास स्क्रीन पे आ गया होगा, फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो इसमें हमारे पास लिखा हुआ है कुछ ऐसा, हाँ देखिएगा, ओके। इसमें लिखा हुआ हमारे पास सोडियम हैज़ अ बीसीसी स्ट्रक्चर। अब बीसीसी है तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब ये तो कंफर्म हो गया आपके पास कि वहाँ पर आपके पास जो जेड की वैल्यू है वो क्या होगी हमारे पास 2 हो जाएगी, क्लियर। बीसीसी स्ट्रक्चर हैविंग नियरेस्ट डिस्टेंस 365.9 pm, मतलब जो डिस्टेंस दी गई है हमारे पास वो दी गई 365.9 pm। कैलकुलेट इस डेंसिटी, और इसकी डेंसिटी हमको निकालनी है। तो अब जब ये कंडीशन हमारे पास पूरी दी गई है तो मतलब डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Zm/A³ Na। मतलब हमको A पता हो जाए, Z की वैल्यू यहाँ से क्वेश्चन में दे दी गई 2, फिर M की वैल्यू हमारे पास दी गई है कितनी 23, है ना। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है आपके पास, क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन में तो यही बोला है ना हमारे पास कि जो भी आपके पास एटम दिया गया है हमारे पास, क्रिस्टल दिया गया है, वो किसका है हमारे पास, सोडियम का है। और कैसा है, बीसीसी है, तो बीसीसी से 2 हो गया, उसका मोलर मास हमारे पास कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। आफ्टर दैट Na की वैल्यू आपको पता है, A की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हमारे पास डिस्टेंस दी गई। अब डिस्टेंस कितनी दी गई आप देख पा रहे हो, डिस्टेंस हमारे पास दी गई 365.9 pm, क्लियर। तो ये दी गई 365.9 pm। तो अब A निकालना है। तो अब देखो जब BCC है तो हमने बताया था आपको कि भैया BCC के केस में जो आपके पास एज लेंथ निकलती है वो कैसे निकलती है हमारे पास, सीधा सा लॉजिक है। जो रिलेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है हमारे पास, D = √3/2a, है ना। कि मतलब इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस। यदि हमको रेडियस निकालनी है तो √3/4a। इसीलिए हमने आपको वो बताए थे ताकि आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। बात समझ में आ रही है। तो हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ से आप A डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्या 2D/√3। अब D की वैल्यू आपको पता है, तो D की वैल्यू क्या पता है आपके पास 365.9, और √3 की वैल्यू आपको पता है 1.732। तो यहाँ से यदि आप इसको कैंसिल आउट करते हो तो ये आ जाएगा हमारे पास नियर अबाउट 217 × 2 टाइम्स गया आपके पास, और 211 के आसपास, नियर अबाउट हो सकता है ज़्यादा भी आ जाए, बट नियर अबाउट हमारे पास इतना ही आएगा। तो जब हमारे पास एज लेंथ आ गई, क्लियर, एज लेंथ निकल के आ गई हमारे पास इतनी 422.5 pm। अब जब एज लेंथ ऑलरेडी pm में है तो यहाँ पर हम डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, जो हमने पढ़ा हुआ था। इसीलिए हम आपको वो पढ़ाए थे कि जब आपके पास एज लेंथ दी गई है तो डायरेक्ट आप फार्मूला लगा दो, ये वाला आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो जेड की वैल्यू पुट आउट कर दो, एम की रख दो, 10⁻30 दिया गया है, ए आपके पास फाइंड आउट कर लिया है, एन की वैल्यू रख दो, आप इसको कैलकुलेट कर दो। अब कैलकुलेशन आप घर में कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम लग जाएगा उसमें। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कैलकुलेशन से इनकी थोड़ा सा लॉन्ग होती है। बात समझ में आ रही है हमारे पास, हमने कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझा दिया, क्लियर है, ओके। अब आ जाते हैं आपके पास सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे।
देखिएगा ज़रा उसमें हमारे पास सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा ज़रा क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। हाँ बोर्ड पे देखिएगा आपके पास आ गया होगा। ओके लिखा हुआ अ मेटल हैविंग एटॉमिक मास 50 ग्राम पर मोल, मतलब जो उसका एटॉमिक मास दिया गया वो कितना दिया गया आपके पास 50 ग्राम पर मोल, हैज़ अ BCC स्ट्रक्चर, सेम जेड की वैल्यू 2 हो जाएगी। डेंसिटी आपके पास दी गई है, डेंसिटी कितनी दी गई है 5.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। क्लियर, बहुत सिंपल सा है। तो अब यदि हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो हमने पढ़ा हुआ है कि रो हमारे पास क्या होता है, रो होता है आपके पास जेड एम अपॉन ए क्यूब एन ए, ये होता है। तो हम ये ए क्यूब को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, वॉल्यूम से कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये तो पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ही तो है। तो यदि हम यहाँ से वी इस तरफ ले आए तो ये क्या हो जाएगा जेड एम अपॉन रो एन ए। क्लियर। अब क्योंकि क्वेश्चन में देखो जरा क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है BCC है, तो मतलब ये तो फैक्ट है कि जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। मोलर मास आपके पास दिया ही है, कितना दिया गया हमारे पास 50 ग्राम पर मोल। एन ए की वैल्यू आपको पता ही है, और रो क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है, कितना दिया गया है आप देख लो 5.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब यदि आपके पास जेड दिया गया है, एम दिया गया है, रो दिया गया है, एन ए दिया गया है, आप कैलकुलेट कर लोगे आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। कोई प्रॉब्लम हमारे पास, बात समझ में आ रही है हमारे पास, कॉन्सेप्ट समझिए आप कि कैसे क्वेश्चन को कर रहे हैं। थोड़ा सा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके पास हम ला रहे हैं, तो उनको देख लेते हैं ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ज़रा हमारे पास, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। लिखा हुआ है एन एलिमेंट विथ मोलर मास 27 ग्राम पर मोल फॉर्म्स अ क्यूबिक यूनिट सेल, कि मतलब जो यूनिट सेल आपके पास ये फॉर्म कर रहा है वो कैसा आपके पास क्यूबिक है। अब एज लेंथ दी गई है हमारे पास 4.05 × 10⁻8 सेंटीमीटर, डेंसिटी दी गई है। तो अब बताना है नेचर ऑफ यूनिट सेल। तो अब यदि बात करिए नेचर ऑफ यूनिट सेल, तो ये कौन बता सकता है, डेंसिटी नहीं बता सकती है हमारे पास, मोलर मास नहीं बता सकता, या आपकी एज लेंथ नहीं बता सकती। तो ऑब्वियस सी बात है हमें बताएगा ये जेड। अब कैसे बताएगा, यदि जेड की वैल्यू आपकी 1 आ गई तो मतलब सिंपल क्यूबिक है, 2 आ गई तो ऑब्वियस सी बात है BCC है, 4 आ गई तो FCC है, CCP है, 6 आ गई तो SCP है। बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है। तो दैट इज रीजन कि हमको फाइंड आउट क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमको फाइंड आउट करना है जेड। तो यहाँ से हमने पढ़ा हुआ है कि यदि हम जेड के टर्म्स में फॉर्मूला लिखना चाहें तो डेंसिटी क्या होता है जेड एम अपॉन ए क्यूब एन ए। तो अब देखो जेड निकालना है, मोलर मास दिया गया है। अब एज लेंथ के लिए हमारे पास क्वेश्चन में रीड आउट करिएगा जरा, एज लेंथ दी गई है हमारे पास, एवोगैड्रो का नंबर पता है, और डेंसिटी हमारे पास सिंपल सा 2.7 दी गई है। तो मतलब यहाँ से हम क्या निकाल लें जेड। तो जेड की वैल्यू हमारे पास यदि आ गई, सारी वैल्यूज़ पता है, जेड की वैल्यू आ गई तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ क्या बतानी थी, पता चला हमारे पास जेड आ गया 2.5। तो आप बोलो सर ये तो कुछ नहीं होता, तो फिर आपको देखना है ये किसके नियरेस्ट होता है, ये किसके नियरेस्ट होता है 2.5 2 के। तो डैट इज रीजन कि आपके पास वो BCC है। यदि सपोज करो हमारे पास जेड की वैल्यू आ गई कितनी 3.5, तो अब ये किसके नियरेस्ट है, ये नियरेस्ट है हमारे पास 4 के। क्लियर, ये नियरेस्ट है हमारे पास किसके 2 के। तो ये देखना है हमको कि ये किसके नियरेस्ट जा रहा है। यदि 3.8 आ गया, यदि सपोज करो 4.2 भी आ गया है ना 4.2, तो अब आपको ये देखना है कि फिर ये किसके नियरेस्ट है। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं आएगी, बट यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि ये किसके नियर में आ रहा है, और जिसके नियर में आ रहा है तो वी विल जस्ट कंसीडर कि भाई हमारे पास राउंड ऑफ होल नंबर में क्या है। और जब होल नंबर में पता चल गया तो हम बता सकते हैं कि भाई यदि आपका ये आ गया तो FCC है, और ये आ गया तो हमारे पास BCC है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, हमारे पास काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, रीड आउट करिएगा जरा, देखिएगा। तो लिखा हुआ है इसमें हमारे पास सिंपल सा, एन एलिमेंट हैज अ BCC, मतलब जो आपके पास स्ट्रक्चर है वो कैसा आपके पास BCC है, विथ अ सेल एज ऑफ 288 pm। आफ्टर दैट द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आपको ये बताना है कि आपके पास कितने एटम्स उसमें लाई कर रहे हैं, हाउ मैनी एटम्स इन द यूनिट सेल। तो अब लॉजिक समझिए जरा, क्वेश्चन में दिया क्या गया है, पहले तो इसको फाइंड आउट कर लीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है हमारे पास कि जो एज लेंथ है, एज लेंथ कितनी दी गई है 288 pm। क्लियर है, बात समझ में आ रही। दूसरा हमारे पास ये दिया गया है कि जो मास ऑफ एलिमेंट है, मतलब M दिया गया, आप ध्यान समझना हमारे पास, या M क्या आप कैपिटल M समझ लो, कि मतलब या आप ये ऐसे लिख लो मास ऑफ एलिमेंट कितना दिया गया हमारे पास, मास ऑफ एलिमेंट क्वेश्चन में आप देख लो कितना दिया गया 208 ग्राम। क्लियर, फिर उसके बाद हमारे पास जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ एलिमेंट कितना दिया गया हमारे पास, बहुत सिंपल सा है, डेंसिटी दी गई 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपसे ये बोला गया है नंबर ऑफ एटम्स, कि मतलब हमको कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके पास उसमें होंगे।
तो जब कभी भी आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो मतलब आपको ये बहुत ज़रूरी है जानना हमारे पास कि आपके पास टोटल यूनिट सेल कितनी हैं। यदि आपको एक बार यूनिट सेल पता चल गई तो वहाँ से आप एटम्स निकाल सकते हो। और क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर है वो कैसा है, BCC है, तो मतलब आप ये कह सकते हो कि आपके पास नंबर ऑफ एटम्स है ना, 2 एटम्स पर यूनिट सेल, कि मतलब एक यूनिट सेल में आपके पास कितने एटम्स होंगे, 2 एटम्स होंगे। बात समझ में आ रही है हमारे पास कि एक यूनिट सेल में हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 2। अब बात आती है कि ये हमारे पास यूनिट सेल कैसे निकलेंगी। तो इसके लिए हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास ये दिया गया है और इसके बाद आपके पास ये दिया गया है। मतलब आप यहाँ से समझ सकते हो कि मास ऑफ एलिमेंट दिया गया है और डेंसिटी ऑफ एलिमेंट दिया गया है। तो यहाँ से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो क्या, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट कैसे निकाल सकते हो, जो मास दिया गया है, या आप यहाँ से समझ लो कि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम निकालना तो क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास क्या दिया गया है 208 और डेंसिटी क्या दी गई है 7.2। तो यदि हम इसको अप्रॉक्सीमेट डिवाइड करना चाहें तो ये हमारे पास देखिएगा 4 से 5 और 2, क्लियर, और 4 से आपके पास 18, तो ये 520 हो गया हमारे पास। अब यहाँ से आपके पास देखना चाहो आप तो ये आपका ऑलमोस्ट ठीक है 2 से 9 और 2 से आपके पास ऑलमोस्ट 260, और यदि आप इसको डिवाइड करा दो तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास नियर अबाउट 28.8, और ये हमने वॉल्यूम निकाला है तो ऑब्वियस सी बात है सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। अब यहाँ से देखिएगा ये आपके पास किसका ऑलमोस्ट वॉल्यूम आ गया, एलिमेंट का, और हमें एलिमेंट के वॉल्यूम में जो एज लेंथ है यूनिट सेल का, अब ध्यान समझना यूनिट सेल का एज लेंथ क्या है, इतना। तो यदि हम यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालने, क्या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा A क्यूब, है ना। तो मतलब हम यहाँ से क्या करते हैं 288 इंटू 10⁻12 लिखा हुआ है, ये क्या है, ये आपके पास मीटर में है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर दें, सेंटीमीटर में। तो क्या आ जाएगा 288 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। इस पूरे का हम क्या कर दें क्यूब, क्योंकि हमको क्या निकालना है A क्यूब। तो जब A क्यूब हमारे पास यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे तो ध्यान से ना, एलिमेंट के अंदर ही तो यूनिट सेल हैं, एलिमेंट के अंदर ही तो यूनिट सेल होती हैं। जैसे क्रिस्टल के अंदर यूनिट सेल होती हैं वैसे एलिमेंट के अंदर यूनिट सेल होती हैं। तो मतलब यदि हमको नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना है, क्या नंबर ऑफ यूनिट सेल, तो क्या हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, कि भाई हमारे पास जो एलिमेंट है अपॉन उसका वॉल्यूम कितना है, और यहाँ से हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, कि भाई हमारे पास जो एक यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम कितना है। तो यहाँ से आपके पास हम इसको क्या कर सकते हैं 288 इंटू 10⁻10, इस पूरे का हम क्या कर दें क्यूब, और डिवाइड करा दें आपके पास किससे 28.8 से। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे तो आ जाएंगी क्या नंबर ऑफ यूनिट सेल, क्लियर। अब जब नंबर ऑफ यूनिट सेल निकल आए तो उसी नंबर ऑफ यूनिट सेल में आप मल्टीप्लाई करा दोगे किससे 2 से, तो आपको पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो आपके पास क्रिस्टल है वो कैसा है हमारे पास BCC है, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। तो जब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे पर यूनिट सेल वो कितने होंगे हमारे पास 2 होंगे। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया हमारे पास, कुछ समझ में आया, फील आया हमारे पास क्या कि हमको मेन था क्या नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालना, एंड हाउ वी विल जस्ट फाइंड नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, जो आपके पास पूरे क्रिस्टल का वॉल्यूम है या फिर पूरे एलिमेंट का वॉल्यूम है अपॉन जो एक यूनिट सेल का वॉल्यूम है। यदि हम डिवाइड करा देंगे तो वहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हमारे पास कितनी थी। क्लियर है, बात समझ में आ रही। अब एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा, हमारे पास स्क्रीन पे आ रहा होगा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन ऑलमोस्ट मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ KF एंड NaCl हैज सिमिलर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन K+ एंड F- इन KF, और डेंसिटी दी गई है हमारे पास कितनी 2.48 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमने पढ़ा हुआ था आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या कि जो NaCl होता है हमारे पास वो आपके पास FCC लाइक स्ट्रक्चर होता है, और हम कह सकते हैं कि आपके पास NaCl में Z की वैल्यू कितनी होती है 4। अब वही आपके पास KF का भी स्ट्रक्चर दिया गया है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि KF के लिए भी Z की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। मोलर मास निकालना चाहो तो 39 + 19 मतलब आपके पास क्या हो गया 58 ग्राम पर मोल, ये मोलर मास हो गया हमारे पास किसका KF का। फिर डेंसिटी दी गई हमारे पास, दी गई है 2.48 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, इसको पूरा सॉल्व करके दिखाते हैं क्योंकि इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपके पास आएगा।
तो डेंसिटी हमारे पास क्या दी 2.48 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको डिस्टेंस निकालनी है, उसका बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट होगा। मेनली हमारे पास है एज लेंथ निकालना है। एज लेंथ निकल के आ गई तो आपसे क्वेश्चन हो जाने वाला है। क्लियर? तो यहाँ से हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, डेंसिटी इक्वल टू जेड एम अपॉन ए क्यूब एन ए, यही तो लगाते हैं हम आपके पास। क्लियर? तो क्योंकि यदि हमको मान लो पिकोमीटर में चाहिए तो हम पिकोमीटर वाला लगा दें कि हमको एज लेंथ किस में चाहिए, पिकोमीटर में चाहिए, और थोड़ा इजी भी रहेगा हमारे पास उसको सॉल्व करना, तो हम वही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ए क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास जेड एम इंटू 10⁻30 अपॉन रो एन ए। इसकी पूरी कैलकुलेशन करके हम आपको दिखाते हैं ताकि इसमें ए क्यूब वाला लॉजिक समझ में आए आपको कि कैसे हम ए क्यूब में ए निकालते हैं। क्लियर? इसलिए हम आपको पूरा बताएंगे ये। तो जेड की वैल्यू क्या दी गई 4, ये दिया गया आपके पास 58, ये दिया गया 10⁻30 अपॉन 2.48, और एन ए वैल्यू आपको पता है 6.02 इंटू 10⁻23। तो हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो ये बचा 10⁻7। पॉइंट हटा दिए, 2 यहाँ से हटा दिए, 2 यहाँ से हटा दिए, क्या हो गया 10⁻4। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो प्रॉब्लम। ओके, आगे देख लीजिएगा। आगे देखना है हमारे पास कि 4 से हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया 62, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब उसके बाद 2 से 29, 2 से 30 का। क्लियर है? तो नियर अबाउट हमारे पास ए क्यूब में क्या आ गया यहाँ पर, ये आ गया 29 इंटू 10⁻11 अपॉन 31 इंटू 602। क्लियर है? बात समझ में आ रही? अब हम यहाँ पर 31 का मल्टीप्लाई यदि करा देते हैं 602 में तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया आपके पास 62, और फिर यहाँ से हम यदि मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो गया 196। देख लीजिएगा हमारे पास। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास इतना आ गया, और इसको डिवाइड कितने में कराना है, 29 में। यहाँ देखिएगा हमारे पास पॉइंट आ गया, फिर से 0, फिर 0, फिर 0, और आफ्टर दैट फिर से 0, फिर से 0 कैरी कर लिया। 1 टाइम गया हमारे पास 18662, फिर सब्ट्रैक्ट करा दिया हमने 8 3 3, यहाँ पर 0 और दिस 1 1, फिर आपके पास ऐसे ही हमने कराया समथिंग कुछ। तो ये नियर अबाउट हमारे पास जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स हमारे पास ऑलमोस्ट, हम ये इतना ही लिख लेते हैं आपके पास। कितना लिख लेते हैं हम आपके पास, हम लिख लेते हैं इसको 0.0015 इंटू 10⁻11, या यहाँ पे हम लिख लें 1.5, ठीक है ना, 1.5। ओके, ठीक है, 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻11। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁸। इतने आ गए हमारे पास पिकोमीटर, क्योंकि ऑलरेडी हम पिकोमीटर में उसको कन्वर्ट कर चुके हैं। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो प्रॉब्लम। लेकिन अब देखो ए क्यूब है, नो प्रॉब्लम। ए क्यूब को देख लो आप, ए क्यूब आ गया 1.5 इंटू 10⁸। अब ध्यान समझना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए हम पूरी कैलकुलेशन करके बता रहे हैं। आप बोलो सर पूरे क्वेश्चन में तो करी इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास कैलकुलेशन टफ नहीं है उसकी, थोड़ा सा उसमें आपका गुणा भाग ज़्यादा है, डैट मीन्स मल्टीप्लाई डिवाइड ज़्यादा है, तो उसमें आपका टाइम लगता है, डैट इज़ अ रीजन। अब उतना टाइम लगेगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे, सो डैट इज़ अ रीजन, सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती। तो यहाँ से देखिए ए किया हमने, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻, इस पूरे की पावर क्या आ जाएगा 1/3। तो अब हम इसको ऐसे फॉर्म में रखें 10⁻ को, जिसको हम परफेक्ट क्या कर सकें, क्यूब में बाहर निकाल सकें। तो अब देखो इसको 10⁻9 हो जाए, और 9 कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई और 10 का डिवाइड करा दो। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो प्रॉब्लम। तो जब 10 का मल्टीप्लाई करा दिया तो ये डिवाइड को ले आओ इसके साथ, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 10⁹। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास 0.15, इस पूरे का क्या कर दें 1/3, और यहाँ से निकल के आ गया 10⁻3। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, बात समझ में आ रही। अब बात आ जाती है इसके कि भाई हम इस पे क्या करें, इस पे हम कैसे फाइंड आउट करें कि हमारे पास इसका क्यूब आपके पास क्या फाइंड आउट हो सकता है। तो अब हमारे पास ध्यान समझिएगा ज़रा, हम इसको क्या कर सकते थे, हम इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते थे कि सपोज करिए हमारे पास यदि हम आपसे बोलें कि हमारे पास यदि 3 का क्यूब 5 का क्यूब होता है ना, तो 5 का क्यूब कितना होता है हमारे पास, 5 का क्यूब 125, और 6 का क्यूब क्या होता है 216। अब आप बोलो कि 5 और 6 का हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि नियर अबाउट ये आपके पास 150 लिखा हुआ है, नियर अबाउट 0.150 लिखा हुआ है, तो 5 का 125 है,
ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। इसको आप ऐसे कैलकुलेट करके नहीं फाइंड आउट कर सकते, कैलकुलेटर आपके पास रखा नहीं होगा जो आप सोचो कि हाँ भाई हम कैलकुलेटर करके निकाल लेंगे। सो दैट इज द रीजन कि आपको करना तो ऐसे ही पड़ेगा। तो मतलब हम क्या बता रहे हैं आपके पास कि आपको ये देखना है कि जो 0.150 है हमारे पास, क्लियर है, उसका हमको क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो क्यूब रूट के लिए हमने क्या बताया आपके पास कि 5 का हमारे पास इतना हो गया 125 और 6 का हो गया 216 और ये इसके बीच में लाई कर रहा है 150 में। बात समझ में आ रही, क्लियर है। यदि आप 5.5 का भी करोगे ना तो ये आपका 150 से ज़्यादा निकल जाएगा। कैसे ज़्यादा निकल जाएगा आप देख लो, क्योंकि डिफरेंस 150 हो इसमें कम है और इसमें 216 और इसमें डिफरेंस ज़्यादा है। तो डैट इज एन अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करनी होती है हमारे पास, हम 5.4 ले सकते हैं। 5.4 का यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो नियर अबाउट हो सकता है 125 आ जाए। अब कैसे हो सकता है एक बार फिर से समझ लो, हमारे पास 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 150 से कौन ज़्यादा है, बहुत, ये ज़्यादा है ना, ये तो थोड़ा सा ही ज़्यादा है, कम है उससे। तो डैट इज रीजन की 5.5 लेंगे तो इनके बीच में आएगा। हमको क्या करना है, उससे भी कम वैल्यू लानी, क्यों, क्योंकि हमको 125 जाना है। तो डैट इज रीजन की आप उसके बीच का एक वैल्यू लेंगे क्या, 5.4, कि मतलब आप 5.4 यदि ले लेते हैं तो आपको 125 मिल जाएगा, जो 125 से भी ज़्यादा होगा और 216 के बीच से कम होगा। कंडीशन समझ में आ रही है हमारे पास। तो डैट इज रीजन, यही यहाँ पर याद रखना था, सबसे अच्छा क्वेश्चन। तो ये हम इसको लेते हैं 5.4, क्लियर है। अब ये 5.4 तो हम तब ले सकते थे उसको जब हमारे पास यहाँ पर ऑलमोस्ट इसमें आप ये भी कर सकते हो 150, इसको लिख लो आप। तो 150 कैसे लिख सकते हो, ऐसे 150 इंटू 10⁻3 है ना, कि देखो 10⁻3 का मल्टीप्लाई करा दिया हमने, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि 10⁻3 का मल्टीप्लाई कराने का हमारे मतलब सिंपल सा था यहाँ पर कि इसको हम 10⁻³ की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और इस पूरे की पावर हमने क्या कर दिया 1/3 और यहाँ से क्या निकल के आ गया 10⁻3, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया तो ये आ गया 5.4 और 10⁻³ और इसका करेंगे 10⁻1 इंटू 10⁻3। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होकर के कितना प्रोवाइड करा देगा आपके पास, सीधा सा लॉजिक है। यहाँ से देख लो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5.4 इंटू 10⁻2, मतलब ये कह सकते हो 540 PM। बोले क्या आंसर आ गया सर, अभी कहाँ आया, अभी तो आपके पास हमने इसको कैलकुलेशन करी थोड़ी सी, यहाँ तक समझ में आ गया कि ए की वैल्यू हमारे पास नियर अबाउट 540 PM आ गई। आप कैलकुलेट करोगे भी तो होपफुली आपका इसी के आसपास आएगा। हम तो एक चीज़ आपको ये बता रहे हैं, आपको डिपेंड नहीं होना किसी चीज़ पर, है ना। आपको क्या करना है, अपना माइंड बिल्कुल चलाना है। आपसे एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं मांगता आंसर, नियर अबाउट मांगता है। बात समझ में आ रही है। तो नियर अबाउट आपके पास ऑलमोस्ट आपको दिख जाएगा, तो आप उससे फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो जरा वो क्या पूछ रहा है आपके पास क्वेश्चन में, क्वेश्चन एक बार फिर से देखो। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो डिस्टेंस है हमारे पास, बात समझ में आ रही है, डिस्टेंस निकालनी के और एफ के बीच में। तो जो एक लैटिस होता है हमारे पास, है ना, ऐसा जैसे लैटिस बना होता है, तो यहाँ पर आपके पास ऐसे सपोज करिए हमारे पास k प्लस हो गया, तो यहाँ पर आपके पास समथिंग इसको ज्वाइन करता हुआ, इसको टच करता हुआ, ये होता है हमारे पास f माइनस। ऐसे इसको भी आपके पास ज्वाइन करता हुआ ये होता है हमारे पास f माइनस। तो अब देखना यहाँ से लेकर के पूरी जो डिस्टेंस होती है, इसी को तो एज लेंथ बोलते हैं, यही तो एज लेंथ है पूरी यहाँ से यहाँ तक। तो ये एज लेंथ किसके इक्वल होती है, रेडियस ऑफ f माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ k प्लस 2 टाइम्स। क्यों, क्योंकि ये पोर्शन भी आपके पास रेडियस है k प्लस की और ये पोर्शन भी है k प्लस की, प्लस ये हमारे पास हो गई रेडियस ऑफ f माइनस। बात समझ में आई हमारे पास, कुछ समझ में आया कि एज लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, रेडियस ऑफ f माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ k प्लस 1 टाइम ऑफ रेडियस ऑफ f माइनस। तो ये पूरा हमारे पास a इक्वल हो जाएगा क्या, 2 टाइम्स ऑफ r f माइनस प्लस r ऑफ k प्लस, और इसको हम कर देंगे किसके इक्वल, 540 के इक्वल। तो यहाँ से जब ये आपके पास r f माइनस प्लस r k प्लस निकालेंगे तो हम 2 से डिवाइड करा देंगे, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, क्योंकि भाई जो ये आपके पास इनके बीच मतलब सेंटर के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है ना आपके पास, भाई ये डिस्टेंस पूछ रहा है ना आपसे कितनी हो जाएगी। तो ये पूरी डिस्टेंस यदि 540, तो ऑब्वियस सी बात ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 270 PM। क्वेश्चन अच्छा था हमारे पास, तो ये मेंस का क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसलिए अच्छा था। ऑलमोस्ट अच्छे होते ही हैं सारे क्वेश्चंस, डिपेंड करता है हमारी फ्रिक्वेंसी किस पे मैच कर रही है। सो ऑलमोस्ट ये था, बहुत अच्छा सा टॉपिक आपके पास। बोर्ड पे कंफर्म एक क्वेश्चन रखा हुआ है 3 मार्क्स का, कैसे भी करके आप इस चीज़ को समझ लो। तो वर्कआउट तो करना ही करना है, इस पर कॉम्पिटिशन में भी काफ़ी क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। बात समझ में आ रही है। तो ये था एक बहुत अच्छा सा टॉपिक ऑन सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट टॉपिक जब हम पढ़ेंगे वो होगा आपके पास
इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, वहाँ पर हम पढ़ेंगे कौन कौन से सॉलिड्स में डिफेक्ट आ जाते हैं। बात समझ में आ रही? तो चैप्टर हमारा बहुत जल्द खत्म होने वाला है। इसके हम और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स की पीडीएफ होती है, जब आप उसको ओपन करोगे, क्लियर, इस लेक्चर के नोट्स की बात कर रहे हैं हम, जो बोर्ड वाले नोट्स होते हैं उसमें स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत तो आपको पड़ती नहीं है, तो आपको पता ही है ना, कि जो भी बोर्ड में नोट्स होते हैं वो सारे के सारे पीडीएफ की फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए होते हैं, जस्ट नीचे। अब उसी डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ है उसके सबसे लास्ट पेज पे जब आप आओगे तो वहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए गए होंगे सॉलिड स्टेट के डेंसिटी वाले टॉपिक पे, क्लियर। तो आप उसको अटेम्प्ट करिएगा, आंसर्स भी दिए गए होंगे, मैच करिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। सो टिल देन एंजॉय, बी मोटिवेटेड एंड स्टे फोकस्ड।